हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन इन इंडिया, जो कि रिसेंटली आज न्यूज में था। इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम न्यूज में क्या था इसके बारे में, उसमें जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के बाद सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, एनपीपीआई सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो रीजंस है इन्फ्लेशन का, जो रिसेंट कारण है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेना चाहिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंटेंट है वो व्हाट इज द न्यूज। जो न्यूज में आखिर क्या था आज, तो फ्यूलर एक्सप्रेशन जो कि एडिटोरियल पेज पे है, राइजिंग फ्यूल एंड द फूड कॉस्ट बिगिन शोइंग अप इन इंडिया इन्फ्लेशन। जो फ्यूल और फूड का जो कॉस्ट बढ़ रहा है, इसके कारण इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो भी ग्रोइंग कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। द आर्टिकल स्टेट द इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज किया है लगभग 3.93% मई में, जो कि पिछले से बहुत ही ज़्यादा है। ऑल्दो इट रिमेन्स विद इन द आरबीआई टारगेटेड, यद्यपि यह क्या है आरबीआई की टारगेट रेंज में है, जो कि 2+4 का जो टारगेट रहता है आरबीआई का, उसके अंदर में है। द इम्पोर्टेंट कंसर्न इज दैट, जो कंसर्न है, जो फ्यूल राइज हुआ है, उसके बाद एलपीजी का जो प्राइस है वो इंक्रीज किया है, जिसके कारण फूड प्राइस इंक्रीज हुए। फूड प्राइस इंक्रीज हुए क्यों? तो क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो गए। उसके बाद जो इंक्रीज आर द नाउ बिगिंस पासेज ऑफ द कंज्यूमर्स, और बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो जिनके प्राइजेज में इंक्रीजमेंट आई है। इस फिनोमेना को इन्फ्लेशन पास थ्रू कहते हैं। ठीक है। आगे है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है? तो इन्फ्लेशन के बारे में जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्फ्लेशन महंगाई है, लेकिन वो जो महंगाई आखिर क्या होती है? तो इन्फ्लेशन मीन्स सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो सर्विसेज और गुड्स की जो जनरल प्राइस लेवल्स होती है, साधारणतः जो तौर पर जो गुड्स और सर्विस के प्राइस होते हैं नॉर्मल, उसमें सडनली इंक्रीज होना, कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज होता है ना प्राइस में। जैसे कि व्हेन इन्फ्लेशन राइजेज, परचेजिंग पावर फॉल। जब इन्फ्लेशन आती है तो जो परचेजिंग पावर है वो गिर जाती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज हो जाता है, और सेविंग और लॉस वैल्यू होती है। ठीक है। जितने भी सेविंग किए, मान लो 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया की सेव करके रखोगे, बाद में खर्च शायद इंक्रीमेंट मतलब इन्फ्लेशन आ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। तो लॉस वैल्यू, सेविंग जो है वो अपना वैल्यू खो देता है। परचेसिंग पावर के बारे में बात करें कि परचेसिंग पावर क्या होता है? जो किसी भी अमाउंट में जो सामान खरीदते हैं, मान लो 100 रुपया का कुछ है, ठीक है, तो 100 रुपया का जो सामान अभी मिल रहा है, इन्फ्लेशन के बाद वो 110 में मिलेगा, 100 रुपया में सामान नहीं मिलेगा, मतलब परचेसिंग पावर जो है वो भी गिर जाती है। और जो इन्फ्लेशन है, तीन प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है इसमें एवरी थिंग्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसको सीपीआई के थ्रू मेजर किए जाते हैं। अभी रिसेंटली जो इन्फ्लेशन है 3.93% है। उसके बाद होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब उसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके जो प्राइजेज हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं लगातार, फ्रिक्वेंटली, कभी कभी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ठीक है। जो कोर इन्फ्लेशन है, ये हमें लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ट्रेंड को समझने में हेल्प करता है। ठीक है। जो करेंट कोर इन्फ्लेशन है 3.8 to 3.9% है, मतलब 3.8 से 3.9% बीच इंक्रीज हुआ है। ये लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए हम कोर इन्फ्लेशन का यूज करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन जो कि आमतौर पर अप्रैल और मई के करीब आसपास ज़्यादा होता है, 4.20 या 4.78% होता है। और फूड इन्फ्लेशन क्यों मैटर करता है? क्योंकि जो फूड है
सीपीआई में उसका सबसे हाईएस्ट वेटेज होता है, मतलब सीपीआई के अंदर फूड का इंक्लूजन्स बहुत ज़्यादा है, वेटेज होता है, इसलिए इस फूड इंक्लूजन को भी हम लोग शामिल करते हैं। आगे बात करते हैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, पीपीआई, ये सब आखिर होता क्या है। जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई इसका फुल फॉर्म है। इसको रिटेल प्राइस, ये क्या करता है, रिटेल प्राइस को मेजर करता है। जो कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर द्वारा जो लास्टिंग एंड पॉइंट पे जो प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको मेजर करना, ठीक है। और ये जो ये यूज किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, किस लिए, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए, जो टारगेट होना चाहिए इस बजट का, जो इन्फ्लेशन टारगेट होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर मान लो रिटेल प्राइस बहुत ही कम है, सीपीआई बहुत ही कम है, तो उसको देखते हुए वो अपना इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेट करते हैं, ठीक है। अगला डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है। ये जो होलसेल लेवल पे जो प्रोडक्ट सेलिंग की जाती है, ठीक है। तो ये सेल्स के साइड से ये जो प्राइस है, डब्ल्यूपीआई जो इंडेक्स है, ये सेल्स के साइड से मेजर किया जाता है। और कंज्यूमर प्राइस जो कंज्यूमर के साथ से प्राइस परचेसिंग के करते हैं तब किया जाता है, ठीक है। और ट्रेसेस इन्फ्लेशन, ये क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को प्रोडक्ट जो अभी बताएं कि कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है, मेजर कर लेता है, ठीक है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कंज्यूमर तक जो सामान पहुंचा है, वहां तक का जो प्राइस है उसमें इन्फ्लेशन कितना है वो मेजर करता है। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की। जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, ये प्राइजेस को मेजर करता है जो कि प्रोड्यूसर द्वारा रिसीव होते हैं, ठीक है। मतलब प्रोड्यूसर जो प्राइस उसमें प्रोड्यूस कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन के लिए जो प्राइजेस उनको देनी पड़ती है, वो होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। पीपीआई क्या बताता है, आर प्रोड्यूसर एब्जॉर्बिंग हायर कॉस्ट और पासिंग देम टू अ कंज्यूमर, ठीक है। मतलब क्या प्रोड्यूसर है ज्यादा कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगा रहा है, और उसके कारण कंज्यूमर को भी पास आउट होंगे वो ज्यादा। दिस इज वाई द आर्टिकल मेंशन इंडियाज फर्स्ट पीपीआई रिलीज, इसीलिए पीपीआई रिलीज की जाती है कि जो प्रोड्यूसर साइड जो प्राइस है, ठीक है, कितने हैं प्राइस इंडेक्स, उसको बनाने में कितने प्राइस लगे हैं। उसके बाद जो रीजन अभी बोले हैं, रीजन्स रिसेंटली जो कारण है, वो मेन कारण है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो टेंशन है, ठीक है, उसके कारण। मतलब जो ये आखिर क्यों कारण है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही क्यों कारण है। तो सबसे पहली बात, जो मेजर जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल्स, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भी रहता। हम लोग ही नहीं, लगभग मोस्टली अधिकतर देश जो एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं जो ऑयल्स, वो इसी रास्ते से होकर गुजरती है, ठीक है। इसी कारण इसमें जो एक्सपोर्टिंग कंट्री आ जाते हैं, सऊदी अरब, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, ये सब है ज़्यादा ऑयल उत्पादन कंट्री है। ये सब एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल को दूसरे दूसरे कंट्री को, और ये सभी जो एक्सपोर्ट करते हैं ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही जाते हैं शिप्स। जिसके कारण अगर उसमें टेंशन है, उसमें क्या है, स्ट्राइक है, कुछ भी हमला हमला होता है, उसको बाध्यता कर दी जाती है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। तो क्या होगा, ऑल प्राइस राइजेज होगा, सडनली राइज करेगा, जैसा कि अभी राइज हुआ है। शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। जो शिपिंग कॉस्ट है, ऑयल प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुआ, तो ऑयल से चलने वाले जितने भी, मतलब एनर्जी सेक्टर वाले जितने भी मटेरियल्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब क्या हो जाएंगे, महंगा हो जाएंगे। तो शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगे। शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण हमारा जो
कंट्री में कोई भी सामान आता है तो उस पे भी शिपिंग कॉस्ट ऐड करके उसके बाद इन्फ्लेशन से ऐड होता है, इन्फ्लेशन उसका इन्फ्लेशन, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी वो भी उसमें ऐड होती है। उसके बाद है करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज। और जैसे ही हमारा ऑयल प्राइस इंक्रीज हुआ, शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज हुआ, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ इंपोर्टिंग में, तो क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, मतलब हमें इंपोर्ट करने के लिए उसी सामान को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। ठीक है, उसके जिसके कारण रुपीज कमजोर हो जाएगा, मतलब परचेजिंग पावर जो करेंसी का होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल मेजर्स वो क्या करती है, लेती है, जैसे कि फ्यूल्स टैक्सेस में कम करना, फ्यूल टैक्स कम करने से इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल होती है। उसके बाद एलपीजी सब्सिडीज इंक्रीज करना या देना। उसके बाद है फूड सब्सिडीज, रिलीज बफर स्टॉक, जो बफर स्टॉक जो सरकार के पास होती है, जो कि इमरजेंसी में वो लोग उसको रिलीज करते हैं, उसमें से सामान उसको रिलीज करना। ठीक है, जिसके कारण जो प्राइस है वो मार्केट में वो लिमिट रहे, मतलब सस्टेन रहे। ठीक है, उसके बाद है सप्लाई साइड मेजर्स। सप्लाई साइड मेजर में क्या होते हैं, इम्प्रूव लॉजिस्टिक, जो सप्लाई के कंडीशंस उसको अच्छी तरह से बेहतर से इम्प्लीमेंट करना, इम्प्रूव करना। उसके बाद जो कोल्ड चेन है, कोल्ड चेन को स्ट्रेंथन करना, रिड्यूस ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स, ट्रांसपोर्ट जो बॉटलनेक है, ट्रांसपोर्ट में जो खर्चे आ जाते हैं उसको मिनिमाइज करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स में क्या होता है, जो ये आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है, इन्फ्लेशन को आरबीआई भी कंट्रोल कर सकती है, और कर सकती है, करती है। ठीक है, तो आरबीआई के थ्रू क्या सब किया जाता है, रिपोर्टेड चेंजेस, रिपोर्टेड चेंजेस किए जाते हैं। अगर मान लो बढ़ा दिए जाते हैं रेपो रेट, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होते हैं। वहीं रेपो रेट हटा दिए जाते हैं तो इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो इन्फ्लेशन बढ़ने पर क्या किया जाएगा, कमेंट में जरूर बताओ। अगर ऑयल प्राइस के इन्फ्लेशन से अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है तो क्या मेजर्स लेगी आरबीआई, ये रेपो रेट को बढ़ाएगी या घटाएगी। उसके बाद है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, उसके बाद है फॉरेक्स इंटरवेंशंस, ये सब मेजर्स अपना सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल्स। अब बात करते हैं हाउ प्राइजेज राइज, कैसे प्राइजेज इंक्रीज होते हैं मार्केट में। सबसे पहली बात जो अभी बोले हैं, जो फ्यूल्स है, फ्यूल्स का अगर प्राइस इंक्रीज हुआ, मतलब डीजल्स जो प्राइस इंक्रीज हुआ, जो ट्रक्स कैरियर, ट्रक क्या करता है, सामान की कैरी करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा, उसका जो डीजल का खर्चा है वो इंक्रीज होगा। डीजल खर्चा मतलब फूड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, फूड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है तो फूड प्राइजेस बढ़ेगा, फूड प्राइजेस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑयल के क्रम में है। वहीं अभी बताया ऑयल प्राइस इंक्रीज तो इम्पोर्ट, अब गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो ऑयल प्राइस इंक्रीज होगा तो इम्पोर्ट विल इंक्रीज होगा। इम्पोर्ट विल अगर इंक्रीज होता है तो सीएडी जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, डेफिसिट बढ़ जाएगा। उसके बाद डेफिसिट जैसे ही बढ़ेगा तो रुपीज जो है, हमारा जो करेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी। वही इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन, इस कारण हमारा जो मार्केट में इन्फ्लेशन होगा उसको क्या कहेंगे, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।